चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीए फाउंडेशन सिलेबस में। ये चैप्टर आपने 11th में नहीं पढ़ा हुआ होता है, 12th में भी नहीं होता है। हम ये पहली बार पढ़ेंगे और इसका वेटेज जो है लगभग 5 मार्क्स का है। कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर 4, 5 या 6 मार्क्स का आ जाता है। तो स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए कंसाइनमेंट होता क्या है, कंसाइनमेंट इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो कि मुंबई में है। ये कंपनी किसी प्रोडक्ट को बड़े लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करती है। जैसे मान लीजिए ये शूज़ बनाती है, रिबॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शूज़ बना रही है। रिबॉक नाम ले सकते हैं यहाँ पर, या किसी भी शूज़ कंपनी का नाम ले सकते हैं। अब अगर ये सेल करना चाहे तो मुंबई मुंबई में सेल करना भी मुश्किल होगा, पूरा मुंबई कवर करना, जब तक कि अपने आउटलेट्स, फ्रेंचाइजी या शोरूम ओपन नहीं करें। आप समझते हैं? कंपनी भले कहीं भी हो, उसका शोरूम या उसकी शॉप्स हर जगह अवेलेबल हो जाती है। वो किस तरह से हो जाती है, वो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मान लीजिए इस कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट कोटा में सेल करना है, तो ये यहाँ अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगी, उसे अपनी फ्रेंचाइज देगी, अपना डीलर अपॉइंट करेगी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुंबई की कंपनी पूरे इंडिया में सेल करने के लिए जगह-जगह अपने डीलर्स और एजेंट अपॉइंट करती है। उसने कोटा में भी अपॉइंट कर दिया। तो ये कंपनी प्रोडक्शन करेगी, स्टॉक परचेज़ करेगी और यहाँ पर सप्लाई करेगी। तो इसे हम बोलेंगे कंसाइनर, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? इसे कंसाइनर बोलते हैं। कंसाइनर का ईज़ी मीनिंग हम समझे तो ये प्रिंसिपल होगा, जो अपने एजेंट के थ्रू गुड्स सेल करेगा। यहाँ ये कोटा का जो डीलर है, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी शॉप को बनाएगा। आपने देखा होगा कई सारी फ्रेंचाइजीज जो होती है, कई सारे जो डीलर्स होते हैं, एक जैसे सभी जगह उनका फर्नीचर का अगर आप देखेंगे या उनके ऑफिस का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक जैसा रहेगा, क्योंकि वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो उसके बॉस ने या उसके प्रिंसिपल ने उन्हें बोला है। तो अभी यहाँ पर ये जो कोटा का डीलर है, इसको बोलेंगे हम कंसाइनी। ये कंसाइनी हो गए। ये मुंबई की कंपनी है, कंसाइनर ये यहाँ पर है, कंसाइनी ये एजेंट है। ठीक है, तो अभी तो हमने दो मतलब समझे। अब यहाँ पर ये गुड्स भेजेगा किसी भी तरह से अपने व्हीकल में। मान लीजिए ये ट्रक से बाय रोड कुछ व्हीकल भेजता है, व्हीकल क्या कुछ यूनिट्स यहाँ पर भेजता है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो यहाँ इसमें गुड्स रखा हुआ होगा इस ट्रक में, जितने भी यूनिट्स है, मान लीजिए इसने कुछ बॉक्सेस, कुछ शूज वगैरह जो भी कुछ रखे, ये यूनिट्स जो होगी ना, ये यूनिट कहलाती है कंसाइनमेंट। ये स्टॉक जो होगा यहाँ पर, उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, जहाँ पर कुछ स्मगलिंग वाले सीन्स होते हैं, वहाँ बोला जाता है कंसाइनमेंट रवाना हो गया, हमारा कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ लिया। वो कंसाइनमेंट वो कहते हैं माल, गुड्स, वो गुड्स यहाँ पर कंसाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। जो पर्सन गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या खरीद कर अपने एजेंट को भेज रहा है, वो पर्सन कंसाइनर है। जिसको गुड्स भेजा जाता है वो कंसाइनी है। ये प्रिंसिपल होगा, ये एजेंट होगा। ठीक है, जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ से, इसके गोडाउन से, इसकी फैक्ट्री से निकलने के बाद यहाँ तक पहुंचने पर जब वो रास्ते में होता है तो उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं हम। ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये इसको अनलोड करेगा और बेचना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जब बेचेगा तो ओनर तो ये है, पैसा तो इसको मिलेगा, सारा पैसा ये बेच कर इसको ट्रांसफर करेगा। तो इसे मिलेगा क्या, एजेंट को क्या मिलेगा?
एजेंट को मिलेगा कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल करेगा, ये सेल कैश भी कर सकता है, क्रेडिट भी कर सकता है, और इस सेल के अगेंस्ट में से कमीशन मिलेगा। ये कमीशन बेसिस पर ये काम करता है। तो जो कमीशन होता है वो 3 तरह का होता है, यहाँ पर 3 तरह का कमीशन मिलता है। पहला कमीशन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन, इनके बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर कंसाइनर ने कहा कि आप जितने भी वैल्यू का गुड्स बेचोगे उसका 10% कमीशन मैं आपको दूंगा। तो ये 10% है नॉर्मल कमीशन। ठीक है, सिंपल सा जो डिसाइड होता है आपस में एग्रीमेंट में कि मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये बोला कि आपको एजेंट को 10% मिलेगा, ये नॉर्मल कमीशन हो गया, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, बस सेल का 10% हो गया। फिर इसके बाद एक और कमीशन दिया जाता है जिसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। अब ये डेल क्रेडर कमीशन क्यों दिया जाता है? डेल क्रेडर कमीशन इसलिए दिया जाता है कि नॉर्मल सेल तो ये कर ही रहा है, पर ये यहाँ पर जो क्रेडिट सेल कर रहा है उसकी प्रॉब्लम रहेगी। क्रेडिट सेल करेगा तो पैसे रिकवर करना है एजेंट को, क्योंकि एजेंट लोकली सेल कर रहा है। एजेंट कई बार अपने जो कस्टमर है, मिलने वाले हैं, उनको भी उधार देगा, कोई दूसरे है उसको भी उधार देगा। तो ये रिकवर करने यहाँ पे नहीं आएगा, रिकवरी किसको करनी है? इस एजेंट को ही करनी है। तो पैसे अगर बेड डेट्स हो जाते हैं, अमाउंट अगर बेड डेट्स हो जाता है, तो वो लॉस किसका होता है? प्रिंसिपल का। तो ये बोलता है कि आप क्रेडिट सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो कुछ रिस्क है क्रेडिट सेल से रिलेटेड बेड डेट्स की, वो आपको ही बियर करनी है। किसको? एजेंट को। तो ये कहेगा ऐसा क्यों? अगर रिस्क मैं लेने लगूं तो फिर तो मैं क्रेडिट सेल करना बंद कर देता हूँ। नहीं तो मैं तो थोड़ा सा कमीशन लूंगा, और मान लीजिए कहीं बेड डेट्स होता है तो मेरा कमीशन जो है नेगेटिव हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। तो मैं क्रेडिट सेल ही नहीं करता हूँ, तो फिर तो ऐसे सेल रुक जाएगी। तो ये बोलता है प्रिंसिपल कि आप क्रेडिट सेल करो, और हम आपको इसके बदले कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, पर रिस्क आपकी रहेगी। क्रेडिट सेल पर होने वाली बेड डेट्स की रिस्क आपकी रहेगी। उस रिस्क के बदले अगर आप रिस्क लेते हो तो हम आपको और कमीशन देंगे, जो कमीशन पहले देते थे उससे ज्यादा। तो पहले देते थे नॉर्मल कमीशन, मान लो कि वो 10% है, यहाँ और एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? अभी हमने समझा है, टू टेक द रिस्क ऑफ बेड डेट्स। बेड डेट्स की रिस्क को लेने के लिए ये कमीशन दिया जा रहा है। बोला 3% और दूंगा, तो अभी इसका कमीशन 10 + 3 13% हो गया। ये सेकंड टाइप ऑफ कमीशन हुआ। थर्ड टाइप ऑफ कमीशन होता है जिसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? ओवर राइडिंग, जब यहाँ पर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कहता है कि आप सेल बढ़ाओ, या फिर जो मिनिमम प्राइस जो है उससे थोड़ा ज्यादा पर सेल करो। कैसे ज्यादा पर सेल? अभी हम समझेंगे। प्राइस ये फिक्स रखते हैं कि इससे कम पर नहीं बेचना है, उससे आप कितना भी ऊपर बेचो, और उस फिक्स प्राइस से जितना ज्यादा ऊपर पर बेचोगे मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। जैसे 3 तरह की प्राइस होती है। एक आप यहाँ पर देखिए, एक होती है कॉस्ट, जो कि कंसाइनर की होती है, मान लो कि 100 रुपीज। कंसाइनर अपने प्रॉफिट को एड करता है जिसको हम बोलते हैं लोडिंग। इसने लोड करा 20 रुपीज, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी इनवॉइस प्राइस, जिसपे ये इनवॉइस बनाकर अपने कंसाइनी को देता है 120। और कंसाइनी को बोलता है कि इस 120 के ऊपर आप कितने पे भी सेल कर सकते हो, और यहाँ पर ये प्रॉफिट एड कर लेता है। मान लीजिए प्रॉफिट 30, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 150। तो देखो सेलिंग प्राइस ये है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जा सकता है, पर इससे कम पर नहीं बेचना है, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए 20। ठीक है, तो 20 का प्रॉफिट चाहिए, ये इनवॉइस प्राइस होगी। अगर आप इस इनवॉइस प्राइस से जितने भी ज्यादा पर बेचोगे, जितने भी ज्यादा पर आप 120 के बाद 130 पर बेचो, 140 पर, 150 पर, जिस पर भी बेचोगे, मैं आपको एक्स्ट्रा सेल पर या सेल इंक्रीज करने पर और कमीशन दूंगा, जिसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द सेल।
तो 3 तरह के कमीशन हुए, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन नॉर्मल सेल पर दिया जाता है, जब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात नहीं, बस आप सेल करो 10% कमीशन मिलेगा। डेल क्रेडिट कमीशन जो बेड डेट्स की जो क्रेडिट रिस्क है क्रेडिट सेल की वजह से, उससे शेयर करने के लिए दिया जाता है। तो अब यहाँ बेड डेट्स की रिस्क किसकी हो जाती है? एजेंट की, ठीक है, कंसाइनी की। और ओवरराइडिंग कमीशन सेल इंक्रीज करने या हायर प्राइस पर सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो दिया जाता है, उसे बोला जाता है हम ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। तो ये 3 तरह के कमीशन हो गए। तो अभी हमने क्या समझा? पहली बात समझी हमने कंसाइनर कौन होता है, दूसरी बात हमने समझी कंसाइनी क्या है, तीसरा कंसाइनमेंट किसको कहते हैं। ये कंसाइनमेंट है जो गुड्स जिसमें किसी व्हीकल में, वो गुड्स कंसाइनमेंट है जब वो यहाँ से निकल कर कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच रहा होता है, ठीक। इसके बाद अब क्योंकि ये मुंबई में बैठा है, यहाँ पर है, तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ये कहेगा कि आप हमें डेली एमआईएस भेजते रहना, जो इनका रिपोर्ट्स होगा वो भेजते रहना है। तो डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, 15 दिनों में एक बार हो सकता है। तो ये इसको इन्फॉर्म करता रहेगा कि मैंने कितना सेल किया, मेरा कमीशन क्या बनता है, कितना स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है। तो यहाँ से एक डॉक्यूमेंट्स कंसाइनी कंसाइनर को रेगुलर इंटरवल पर भेजता रहेगा। तो डॉक्यूमेंट विच इज सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर इज कॉल्ड अकाउंट सेल। क्या कहते हैं इसको? अकाउंट्स सेल, अकाउंट सेल, ठीक है। तो ये अकाउंट सेल में क्या क्या लिखा होगा? कितनी सेल हुई है, कितने रुपए का कलेक्शन हुआ है, क्रेडिट कितनी है, कैश कितनी है, कमीशन क्या बनता है इसका, कितना गुड्स बचा हुआ रह गया, इस तरह की पूरी डिटेल होगी। कितना स्क्रैप हुआ, कितना बेड डेट्स हुआ, वो सारी चीजें होगी। तो सारी डिटेल जो कंसाइनी कंसाइनर को भेज रहा है, वो एक रिपोर्ट्स एक डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल, ठीक है। अच्छा, कंसाइनी भी एक डॉक्यूमेंट कंसाइनर को भेजता है, कंसाइनी ने भी यहाँ पर कंसाइनर को भेजा है, कंसाइनर ने भी कंसाइनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा होगा जब ये गुड्स भेजा जाता है उसके साथ में, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो इसमें पूरी डिटेल होती है गुड्स से रिलेटेड कि कितनी क्वांटिटी, किस कलर की, किस साइज की, कितनी कॉस्ट की, क्या प्राइस रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है तो उसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो डॉक्यूमेंट विच इज सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। और जैसे ही ये यहाँ पर भेज रहा है तो ये अकाउंट सेल कहलाएगा जो कंसाइनी कंसाइनर को भेज रहा है। क्लियर? अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लें, आप जब यहाँ समझ रहे तो मुझे आंसर करना। अगर जो गुड्स बच गया यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से 1000 यूनिट आई, इसने 800 यूनिट्स सेल कर दी, 200 बची हुई है, तो वो 200 यूनिट किसकी रहेगी, उस पर ओनरशिप किसका रहने वाला है? मैसेज करें। कंसाइनी। ठीक है, अलग अलग मैसेज है। थोड़ा सा यहाँ पर सपना ने कंसाइनर लिखा है, किसी ने, याशिका ने कंसाइनी लिखा है, फिर कंसाइनर कंसाइनर आंसर आए हैं काफी सारे, और अभी कंसाइनर ही आंसर आ रहा है। तो कहीं एक या दो स्टूडेंट ने कंसाइनी लिखा है जो गलत है। ये जो गुड्स है ये तो एजेंट है ना, एजेंट की ओनरशिप कभी भी नहीं होती। यहाँ जो बच गया उसकी ओनरशिप किसकी रहने वाली है? कंसाइनर, ठीक है। सिंपल वर्ड्स आप ध्यान रख सकते हो, प्रिंसिपल, एजेंट। तो जो भी कुछ बच गया वो, आपको पता है जब हमने गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल समझा था, तो कस्टमर के पास रखा हुआ गुड्स 31 मार्च को हमारा होता है, यानी कि सेलर का। इसी तरह से इसके एजेंट के पास रखा हुआ गुड्स भी इसी का होगा, यहाँ भी वो ऐसी एंट्री पास करेगा जैसे वहां करते थे। क्लियर? तो ये पूरा एक बार रिपीट करता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स से बताता हूँ कि कौन सी चीजों को क्या उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट टॉपिक की हमने बात करी, एक एजेंट, एक प्रिंसिपल, दो लोग यहाँ पर है। प्रिंसिपल अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ एजेंट्स अपॉइंट करता है अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जगह। उस प्रिंसिपल को हम कंसाइनर बोलेंगे, एजेंट को कंसाइनी बोलते हैं। जो गुड्स भेजा जाता है रूटीन बेसिस पर, वो गुड्स कंसाइनमेंट कहलाएगा। अब क्या गुड्स भेजा जा रहा है उसकी डिटेल एक डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती है, उसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस।
ये जब यहाँ पर इसे सेल करेगा एजेंट तो कमीशन लेगा, कमीशन में नॉर्मल कमीशन, डे क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन हो सकता है। अब यहाँ से इसने क्या-क्या किया ट्रांज़ैक्शंस वो सब भी ये रिपोर्ट करता जाएगा और जैसे रिपोर्ट करेगा उसे बोलते हैं हम अकाउंट्स सेल, ठीक है? तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपका पीडीएफ स्टडी मटेरियल जहाँ ये सब लिखा है, वहाँ से हम पढ़ते हैं। चलिए ये ऐसा बना हुआ है यहाँ पर। कंसाइनर गुड्स भेजेगा कंसाइनी को, कंसाइनी अकाउंट सेल भेजेगा, ये सब हमने बनाया हुआ है। फिर इन्वेंटरीज ऑफ कंसाइनर ये यहाँ पर है। अकाउंट सेल में क्या डिटेल होगी? डिटेल ऑफ सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कमीशन कितना बनता है, कितनी अनसोल्ड यूनिट्स रह गई है कंसाइनी के पास, एडवांस पेमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या दे रखा है और अभी बैलेंस क्या देना है। अभी इन्हीं सब बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो अनसोल्ड स्टॉक हो जाता है वो इन्वेंट्रीज होती है किसकी? कंसाइनर की, जो यहाँ अपनी बुक्स में कंसाइनर रिकॉर्ड करता है। यही सब बात हमने यहाँ पर समझी है, ठीक है? इनके मीनिंग्स और हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। कंसाइनमेंट का मतलब होता है भेजना, है ना? In accounting term, consignment account relates to the account dealing with a situation where one person send goods to another person on the basis that the goods will be sold on behalf of and at a risk of the former। तो ये एक सिचुएशन होती है जब यहाँ पर एक पर्सन जिसको हम बोलते हैं कंसाइनर, जो कि दूसरे पर्सन को जो कि कंसाइन होगा उसको गुड्स भेजता है और ये जो सेकंड पर्सन है वो इस ओनर या प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या करता है? सेल करता है। इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में यहाँ से ये गुड्स आ रहा है यहाँ तक, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। तो जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है उसमें पहली पार्टी, द पार्टी विच गुड्स सेंड, which send the goods is called principal, that is consignor। the party to whom goods are sent वो होती है कंसाइनी, ठीक है, जिसको आप यहाँ एजेंट बोल रहे हो। अब उसके बाद हमने बात करी थी ओनरशिप वगैरह तो हमने समझ लिया। तो ओनरशिप ऑफ द गुड्स किसकी होती है? ओनरशिप ओनरशिप होगी कंसाइनर की। केवल अभी प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, पहले यहाँ होता था अभी यहाँ चला गया। वो गुड्स भले ही कंसाइनर के पास हो या कंसाइनी के पास, ओनरशिप कंसाइनर की ही रहेगी क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी। कंसाइनर यहाँ पे कोई बिल नहीं भेजेगा कि भाई आपने, क्योंकि बिल तो बेचते तब भेजते हैं, ठीक है। अभी सेल तो हुई नहीं है, एक्चुअल तो प्रॉफिट अर्न हुआ नहीं है, तो वो बिल नहीं भेजता। ही सेंड्स ओनली अ परफॉर्मा इनवॉइस। मैंने आपको बताया परफॉर्मा इनवॉइस, a statement that look like an invoice but is real not one। ये रियल नहीं होता, केवल इनवॉइस जैसा होता है, ठीक है। One object of the performa invoice is not to convey information to the consignee regarding particular of the goods sent। तो one object of the performa invoice is only to convey information to the consignee regarding particular of the goods। तो एक जो पर्पस होता है वो यही होता है कि यहाँ जो कुछ भेजा जा रहा है उस सब की डिटेल्स इसमें लिखी और इसे पता लग जाएगी कितनी यूनिट आई थी, किस कॉस्ट की, किस कलर की, किस साइज की, वो सब यहाँ पर लिख कर भेज दिया जाता है। यही सारी बातें। यूजुअली द कंसाइनी रिकवर्स फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंसाइनमेंट। दिस हाउएवर कैन बी चेंज्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। अभी क्या होता है
जो कुछ एक्सपेंसेस ये करेगा, जैसे गुड्स यहाँ आया, उसको लोड यहाँ से खाली कराएगा, अनलोड कराएगा, और भी कोई ब्रिज में जो जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं, ऑक्ट्राई पे करते हैं, वो सब पैसे अगर इसको पे करने पड़े तो ये इससे रिकवर करेगा। हालांकि ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से। तो ये सब बातें यहाँ पर है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैटर हुआ, बहुत ज़्यादा काम का नहीं बचता हमारा। आप एक क्वेश्चन जो बनता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे। कंसाइनमेंट और सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, आप नहीं भी पढ़ोगे इस नोट्स के हिसाब से डायरेक्ट, तो भी आप यहाँ पढ़ सकते, अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो कि कंसाइनमेंट और सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, अभी सिद्धांत ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर इनवॉइस एंड बिल इज सेम थिंग। बिल्कुल, इनवॉइस और बिल सेम ही होता है, पर यहाँ जो परफॉर्मा इनवॉइस है और बिल वो सेम नहीं है। नॉर्मली जो इनवॉइस होता है उसे हम बिल बोलते हैं, कई लोग उस पर इनवॉइस लिखाते हैं, कई लोग बिल लिखते हैं, वो सेम चीज होती है। ठीक है, अब आपको कंसाइनमेंट और सेल के डिफरेंस को ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ रीड नहीं करता हूँ तो भी हम जनरली ऐसे बात करें तो कंसाइनमेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। ठीक है, तो हम पहली बात बोल सकते हैं कंसाइनमेंट के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनर पहले भी ये था, गुड्स भले यहाँ हो और गुड्स यहाँ आ जाए कंसाइन के पास, तब भी ओनर कंसाइनर ही रहता है। पर सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ये यहाँ पर पहले जो सेल के पहले ये ओनर था, जैसे ही सेल होती अगर, तो ये ओनर बन जाता। इसी तरह से इसी बेसिस पे आप और डिफरेंसेस लिख सकते हो। अगर गुड्स यहाँ भेजा है कंसाइनमेंट के केसेस में, तो ये इससे अमाउंट नहीं रिकवरी नहीं कर सकता, पैसे नहीं मांग सकता जब तक कि बेचा नहीं जाए गुड्स। पर अगर ये सेल होती तो गुड्स भेजने के साथ साथ ही इसके अमाउंट रिसीव करने के राइट्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये अगर इसको गुड्स लौटा देता है तो ये रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि सेल हुई नहीं थी। पर अगर सेल का केस होता तो गुड्स लौटाने पर सेल्स रिटर्न क्लेम की जा सकती। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आप रीड कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। कमीशन और डिस्काउंट के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम पढ़ के देख लेते हैं कमीशन और डिस्काउंट का क्या है। कमीशन में बी डिफाइंड एज रेमुनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर और एजेंट रिलेटिंग टू सर्विसेज परफॉर्म इन कनेक्शन विद सेल, परचेज, कलेक्शन और अदर टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। तो कमीशन का भी हमने यहाँ समझा, ये जैसे सेल करेगा, सेल के हिसाब से अलग अलग शर्तों के हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो कमीशन और डिस्काउंट में अंतर है। कमीशन एक तरह का रेमुनरेशन, आपके लिए कोई काम करता है तो आप उसे कमीशन देते हो। अपने एजेंट को आप क्या करोगे, कमीशन दोगे, क्योंकि या तो उसने सेल करी, या उसने अच्छी डील करी, या कम कॉस्ट पर क्या करा हुआ है, परचेज कर ली। परचेज पर भी कमीशन बेस्ड होता है, कई बार सेल पर बेस्ड होता है कमीशन। ज्यादातर केस में सेल पर बेस्ड कमीशन होता है एजेंट को। पर डिस्काउंट की जब हम बात करें तो डिस्काउंट कमीशन नहीं है। डिस्काउंट जो आपने बेचा है अपने कस्टमर को गुड्स, उस प्राइस में एक रिडक्शन होती है, एक रिबेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट जब आप फाइनली ट्रांजेक्शन का, पेमेंट का सेटलमेंट कर रहे होते हो तब दे रहे होते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 लेना है, आपने कहा 9,000 में सेटल करो, पैसा दो, बहुत दिन हो गए, तो वो 1,000 आपका क्या हुआ, डिस्काउंट। जबकि कमीशन होता है कि आप गुड्स बेचो, परफॉर्मेंस दो, सेल इंक्रीज करो, मैं आपको पेमेंट करूंगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, मैं ये कमीशन आपको दूंगा। तो इस तरह से कमीशन बिजनेस बढ़ाने के लिए और डिस्काउंट अमाउंट रिकवर करने के लिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कई बार जो आपने सेल इंक्रीज करना है उसके लिए दिया जाता है। दूसरी चीज, कमीशन अपने एजेंट को या अपने जो है एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जबकि डिस्काउंट कस्टमर्स को ऑफर किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस है, मैं यहाँ पढ़कर नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको रीड कर लेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो ये डिफरेंसेस आसानी से कर सकते हो, इसलिए हमें रटना नहीं है, समझते हो आप कर लेना। एक मैसेज है उसे पढ़ देता हूँ पहले। सर तो डिस्काउंट एजेंट के लिए लॉस है ना? देखो, एजेंट को कभी कोई लॉस नहीं होता, एजेंट को सिर्फ कमीशन मिलता है, वो अपने कमीशन से काम रखता है। डिस्काउंट भी होगा तो भी ओनर का होगा, फायदा होगा तो भी ओनर का होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 रुपए पे सेल करी तो 100 रुपए पे कमीशन लेगा एजेंट, और अगर उसने मान लीजिए 95 पे सेल करी तो उसे 95 पे कमीशन मिलेगा।
₹5 का डिस्काउंट एजेंट का नहीं है, एजेंट को बियर नहीं करना, ये ₹5 का डिस्काउंट है, वो किसका? प्रिंसिपल का। अगर प्रिंसिपल अलाउ करता है डिस्काउंट दे सकते हो, तो डिस्काउंट ऑफर करेगा, ठीक है? तो सारा कुछ वो काम किसके लिए कर रहा है? अपने प्रिंसिपल के लिए। इसलिए फायदा भी प्रिंसिपल का, लॉस भी प्रिंसिपल का, केवल उसे अपने कमीशन से मतलब है। हाँ, बस इतना फर्क पड़ सकता है, अगर उसका कमीशन टर्नओवर पर बेस्ड है, सेल पर बेस्ड है, तो क्योंकि अब डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट की वजह से सेल कम अमाउंट की होगी, तो उसका कमीशन भी कम हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। पर वो पूरा डिस्काउंट उसको बेयर नहीं करना है, ठीक है? वो डिस्काउंट किसका रहने वाला है? वो प्रिंसिपल कंसाइनर का रहने वाला है। चलिए, अभी मैं एक बार, वो कमीशन की बात हो रही है तो कमीशन वाले पॉइंट्स पर लेके जाता हूँ, फिर एंट्रीज की बारी आती है, फिर एंट्रीज करेंगे हम इसमें। बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। कमीशन, ये देखिए यहाँ पर हमने कमीशन की बात करी थी। कमीशन क्या है? कमीशन एक रेमुनरेशन है जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है उसकी सर्विसेज के बदले। उसने सर्विसेज किस तरह की दी? वो सेल करने की सर्विस दे रहा है, वो उसका गुड्स सेल करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो कमीशन है, ये जो रेमुनरेशन है, वो कमीशन कहलाएगा। यहाँ पे 3 तरह का कमीशन है। 3 टाइप्स ऑफ कमीशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी एज पर एग्रीमेंट। तो अभी एग्रीमेंट के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। पहला, ऑर्डिनरी कमीशन, जिसको मैंने यहाँ पे नॉर्मल कमीशन भी बोला है, तो आप नॉर्मल कमीशन भी कह सकते हो। द टर्म्स कमीशन सिंपली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन। जब कमीशन की बात करते हैं, कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मल कमीशन माना जाता है हमेशा। इट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ग्रोस सेल्स प्रोसीड मेड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी ने जो ग्रोस सेल करी है, उसका फिक्स परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? एजेंट का कमीशन हो जाएगा, ठीक है? It is given by the consignor regardless of whether the consignee is making credit sales or not। मैंने आपको बताया, ये जो सेल करेगा वो कैश भी कर सकता है, क्रेडिट भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। कमीशन उसे टोटल सेल पर नहीं, ग्रोस सेल पर मिलेगा। This type of commission does not give any protection to the consignor from the bad debts and is provided on total sale। देखो, ये जो कमीशन है नॉर्मल कमीशन, उससे बेड डेट्स से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कंसाइनर को, क्योंकि नॉर्मल कमीशन बेड डेट्स की रिस्क शेयर करने का की गारंटी नहीं है, या उसका कमीशन नहीं है, उसे नॉर्मली मिलना है। अगर बेड डेट्स हो रहा है तो नॉर्मल कमीशन मिल रहा है, तो रिस्क किसकी है? कंसाइनर की। अब हमने कहा कि नॉर्मल कमीशन है, बेड डेट्स हो रहा है, तो कंसाइनर क्या कहता है? नॉर्मल के अलावा और कमीशन दूंगा, एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, बेड डेट्स की रिस्क आप संभालो। आप वहाँ लोकली रहते हो, सब कुछ आपको पता है, तो थोड़ा सोच समझ के सेल करो, या रिकवरी ढंग से हो जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग करो, एक्स्ट्रा कमीशन मिलना है। पर ध्यान देना, बेड डेट्स की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, किसकी? कंसाइनी की। तो ऐसे केस में कंसाइनी एक्स्ट्रा कमीशन डिमांड करता है, जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। तो इंक्रीज द सेल्स एंड एनकरेज द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करो, सेल बढ़ेगी, इसलिए हम कमीशन दे रहे हैं। अब क्रेडिट सेल कर रहे हैं, सेल बढ़ेगी तो रिस्क भी तो बढ़ेगी ना। तो अब इस रिस्क की टेंशन कंसाइनर को नहीं रहेगी, क्योंकि उसने तो कमीशन देना है, ठीक है? अब ये ध्यान रखेगा, कमाना तो है ही, कमाई रिस्क के बेसिस पे ही काम होता है। तो यहाँ पर इसकी रिस्क बढ़ रही है, पर अर्निंग भी बढ़ रही है, कमीशन भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा? ये बहुत सोच समझ के सेल करेगा, क्रेडिट भी करेगा, पर थोड़ा ध्यान से। तो द कंसाइनर प्रोवाइड्स एन एडिशनल कमीशन जनरली नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। ध्यान देना, बोल्ड होके लिखा हुआ है ये कमीशन के पॉइंट्स, तो इन पर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। होगा क्या? वो उल्टा पुल्टा लिख के बोलेगा यहाँ पर, ठीक है? तो टू इंक्रीज द सेल एंड टू encourage the consignee to make credit sale, a commission is provided, या an additional commission is given by the consignor to consignee is known as overriding commission। ये यहाँ पर सेंटेंस बना दिया, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? अब इसमें क्या करा उसने? पूरा सेंटेंस वही रखा, जो कमीशन का नाम था वो बदल दिया। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा
तो यहाँ पर ये कमीशन जो है ओवरराइडिंग कमीशन नहीं होता, डील क्रेडिट कमीशन होता है। ठीक है, ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। Overriding commission, it is an extra commission allowed by the consignor to the consignee to promote sales at higher price than specified or to encourage the consignee to put hard work to introducing new product in the market। अब यहाँ पे सेंटेंस बन सकता है कि वो हायर प्राइस पर सेल करने या नए प्रोडक्ट को मार्केट में जो है स्टेब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन की बात कर रहा है। ऐसे कमीशन को क्या बोलेंगे हम? ओवरराइडिंग कमीशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ओवरराइडिंग कमीशन के केस में उसकी कॉस्ट 100 है, उसने अपना प्रॉफिट ऐड करके बोला कि भाई 120 तक आपको बेचना है, उससे ज्यादा पर भी आप बेच सकते हो। एमआरपी 150, हम आपके बॉक्स पे एमआरपी 150 लिखकर भेज रहे हैं, 120 लास्ट रेट रहेगी, उससे ऊपर आप बेचो, कोशिश करना कि 150 के आसपास बिक पाए। तो 120 से जितना भी प्राइस आप एक्स्ट्रा सेल करोगे उस पर मैं आपको कमीशन दूंगा। तो ये ओवरराइडिंग सेल है। हायर प्राइस का मतलब ये नहीं कि एमआरपी 150 है तो वो 190, 120, 160, 170 पर बेचने की बात करें, क्योंकि एमआरपी से ज्यादा पर तो कोई खरीदेगा नहीं। तो वो अपनी जो प्राइस एक इनवॉइस प्राइस उससे ज्यादा पर बेचना चाहता है, क्योंकि प्रॉफिट तो वो वैसे भी ऑलरेडी बुक कर चुका है, पर जो और ज्यादा मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो ये एक्स्ट्रा सेल या हायर प्राइस पर सेल करने के लिए क्या है, कमीशन दिया जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ओवरराइडिंग कमीशन। क्लियर? अब आती है अकाउंट सेल की बारी। मैंने आपको अकाउंट सेल भी समझाया। अकाउंट सेल कौन बना रहा है? कंसाइनी कंसाइनर को बनाकर दे रहा है। तो an account sale is the periodical summary statement sent by the consignee to the consignor। periodical जैसे मैंने बोला वीकली या 15 दिन में या मंथली, ये समरी भेजी जाती है, कंसाइनी भेजेगा कंसाइनर को। इट कंटेन्स डिटेल रिगार्डिंग सेल्स में क्या सेल उसने करी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कितना एक्सपेंसेस किया। कई बार ऐसा होता है कि इसको अपने जेब से पैसे देने पड़ जाते हैं। जैसे आपको पता है जब हम ट्रांसपोर्ट पर गुड्स आता है तो वो गुड्स छुड़ाने जाते हैं, गुड्स लेने जाते हैं, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो जो लेने गए उसे देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पे करके आ रहा है और गुड्स लेकर आ रहा है, तो ये इसका गुड्स थोड़ी है, ये कोई अपना बिजनेस नहीं कर रहा है, तो एजेंट है। तो ये अगर मेरा खर्च हो गया आपके लिए तो पैसा मुझे दो, तो वो रिकवरी की डिमांड करेगा। ये वो अमाउंट रिएम्बर्स करेगा कंसाइनी को। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, उसमें डिटेल होगी कमीशन कितना अर्न हो पाया है, कितना गुड्स अनसोल्ड रह गया है, इसमें एडवांस दिया होगा, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देके रखता है। मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज की फ्रेंचाइजी लेते हैं, डीलरशिप लेते हैं, तो पहले एडवांस मांगते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ एक क्लाइंट ने पहले एक मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप ली, तो 10 लाख रुपए पहले उसको देने पड़े चेक एडवांस, 10 लाख रुपए वहां दिया, उसके बाद उन्होंने वहां से उसको मोबाइल भेजे। तो इस तरह से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि कल को ये गुड्स बेचकर सारा पैसा लेकर कहीं इधर उधर चला जाए, क्योंकि आजकल टाइम खराब है, तो ये सब कहाँ ढूंढता रहेगा। तो ये कहता है आपको हमारी फ्रेंचाइजी लेनी है, डीलरशिप लेनी है, आप एक काम करो, कुछ पैसा भेजो, आप जो पैसा भेजोगे उसके बेसिस पर आपको गुड्स भेजेंगे, आप उस गुड्स को बेचना, फिर और गुड्स चाहिए तो पैसा भेज देना, नहीं चाहिए बात खत्म, डीलरशिप क्लोज करनी है, वो पैसा आपका एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आपने एडवांस दिया हुआ है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट चलता रहता है, डिपेंड करता है एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, बैलेंस पेमेंट ड्यू टू और रेमिटेड, कितना पैसा बाकी रह गया जो भेजना है या उससे वापस लेना क्योंकि एडवांस दिया हुआ है। तो ये सब डिटेल जो होगी वो एक अकाउंट सेल में लिखी जाती है। ये सेल्स अकाउंट बिल्कुल नहीं है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बना दें इस पे हम। ठीक है, तो अकाउंट सेल्स एंड सेल्स अकाउंट इज द सेम थिंग। अकाउंट सेल और सेल्स अकाउंट एक ही चीज होती है, ऐसा नहीं है। तो इट इज अ समरी स्टेटमेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर समझी भी। आज हम पूरा थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं चैप्टर की। कल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो शुरू करेंगे कि किस तरह से कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री करता है। यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज के लिए आते हैं ना। तो ये देखो, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी,
कंसाइनिंग बुक्स में एंट्रीज के बारे में भी बात होगी, कंसाइनर की बुक्स में भी एंट्री होगी, उसके बारे में बात होगी। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर ले, हाँ? जो आपको काम आएगा इस पूरे चैप्टर में, और हालांकि वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और वो हमारे कई सारे टॉपिक्स में काम आता है। जैसे आपने गुड्स एंड ऑन अप्रूवल पढ़ा था, वहां पर यूज आया। मैंने आपको जो वहां बताया था तब ये बात हमारी हुई थी कि कंसाइनमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है, कॉस्ट और सेल का प्रॉफिट से रिलेशन वाला। तो आपको ध्यान होगा इसी, पर कुछ स्टूडेंट बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो वो हम एक बार डिस्कस कर ले। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं कल समझेंगे, और उससे रिलेटेड एंट्रीज क्या होगी उसकी बात भी करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, कई सारे चैप्टर्स में ये यूज आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस चलिए, एक चीज रह गई यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक लिखना रह गया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल, मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या चीजें, आप आंसर करना। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 130, रेट 15, कैरीज इनवर्ड 35, कैरीज आउटवर्ड 20, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30, प्रॉफिट ऑन सेल 20%, और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा 40,000 है। आपको बताना है सेल का अमाउंट क्या होगा, सेल का अमाउंट। चलिए आंसर करो, आंसर आ गया, श्रुति ने आंसर किया है। चलिए, श्रुति ने आंसर किया है 2 लाख रुपए, सम्यक ने आंसर किया है 20,000 रुपीज, सिद्धांत ने भी आंसर किया है 190, खुशी ने आंसर किया है 192, मुस्कान ने आंसर किया है 2 लाख रुपए। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखिए अलग अलग, तो कहीं कुछ समझने में गड़बड़ चल रही है। फिर भी आप आंसर करें, देखते हैं। पलक ने आंसर किया है 2 लाख, अक्षत ने आंसर किया है 2 लाख रुपीज। चलिए फटाफट और भी स्टूडेंट जो आंसर करना चाहते हैं आंसर करें।
गौरव 2 लाख रुपीज, अभिषेक 2 लाख रुपीज, खुशी 2 लाख रुपीज। आंसर अब एक जैसा आना शुरू हो गया, 2 लाख रुपीज। चेक करते हैं क्या 2 लाख रुपए ही आंसर है हमारा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस रिपीट करूंगा पर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अर्पित ने बोला 2,10,000। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये नहीं आएगा। तो आप ओपनिंग, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब टोटल करेंगे 2 ये लाख। नहीं आएगा। ठीक है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ये लेस करेंगे तो ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एड परचेज ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये जब आप करोगे ना तो सीओजीएस आएगा। तो सीओजीएस निकाल लेते हैं हम, है ना। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 130, फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, अलग तरह का फ्रेट, कैरीज कुछ भी बोल सकते हो। 15,000, दो अलग अलग नाम है यहाँ पर। 35,000, ये नहीं आएगा, आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड होता है, इनवर्ड परचेज से रिलेटेड होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों नहीं लिखेंगे हम, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो 150 प्लस 52 माइनस 40, तो हमारा हुआ 160, 160 COGS। अब आपका प्रॉफिट जो है वो सेल पर बेस्ड है, प्रॉफिट यहाँ ऐड करोगे सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो प्रॉफिट है वो सेल पर बेस्ड है और सेल हमें अवेलेबल नहीं है, तो आप 20% ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। तो आपको पता होगा हम इस तरह से करते हैं, कॉस्ट सेल, इसका रिलेशन प्रॉफिट से, अगर आपका प्रॉफिट 20% ऑन सेल है तो वो 25% ऑन कॉस्ट होगा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में। ठीक है, यानी कि 1/5 ऑन सेल इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये परसेंटेज में हो गया और ये 1 अपॉन करके हो गया। तो आप जब इस तरह से करोगे तो मेरे को यहाँ सेल पता नहीं है तो मैं कॉस्ट वाला परसेंटेज चेंज कर दूं, 20% ऑन सेल इज इक्वल टू 25% कॉस्ट, ये बराबर बात होती। तो मैं अब कॉस्ट पर 25% अप्लाई कर देता हूँ। तो कॉस्ट पर 25%, 160 का 25% होगा आपका 40,000 और आंसर आएगा 2 लाख रुपए। सभी स्टूडेंट का, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट का करेक्ट था, कुछ एक स्टूडेंट थे जिनका आंसर कुछ अलग जा रहा था, जैसे 210, 192 अलग, बाकी अधिकतर स्टूडेंट ने 2 लाख रुपए आंसर किया था जो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इस तरह की चीजें होती है, शॉर्टकट होते हैं। कोई जो भी कोई प्रॉफिट 33 1/3% ऑन कॉस्ट होगा वो 25% ऑन सेल होता है, ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर चुके थे हम, है ना। और अगर प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट है तो वो 33 1/3% ऑन सेल होगा। यहाँ पर हिमांशु ने एक मैसेज किया, सर ये परसेंटेज कैसे निकाला, ये परसेंटेज कैसे निकाला हिमांशु, ये आप कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे मैं मैथमेटिकली समझा देता हूँ। हमें इस पर प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ जिस पर हमारा प्रॉफिट बेस्ड है उसको मानना है 100, ये 100 है। ठीक है, इस पे कितना प्रॉफिट है आपका 20%, तो सेल पर 20%, तो जब आप सेल में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी सेल है। जो हमें चाहिए, जिस पर हमारा प्रॉफिट बेस्ड है उसको 100 मान लो, तो हमने मान लिया कि सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट 80। अब समझ लो ये 20 इस सेल 100 पर कितना परसेंट है, 20%, और यही 20 इस कॉस्ट पर, पहले आपने इस पे निकाला था, अभी हम इस पे निकाल रहे हैं। तो
पहले सेल पे कैलकुलेट हुआ था, कॉस्ट पे कैलकुलेट हो रहा है, तो यही 20 हमारी कॉस्ट पर कैलकुलेट उठाओ कर लेना, 25% है। तो देखिए आपका अगर 25% ऑन सेल की बात करोगे तो भी 20 रुपीज होगा, और 25% ऑन कॉस्ट की बात करोगे तो भी 20 रुपीज होगा, यानी कि 20 रुपीज तो आपका सेम रहने वाला है, परसेंटेज बदलेगी कॉस्ट और सेल पर। तो कोई भी प्रॉफिट जो सेल पर 20% होता है, देखो 20 रुपीज 100, सेल पर 20% है, तो वही प्रॉफिट कॉस्ट पर 25% हो जाता है। ये शॉर्टकट है, ये हम डिटेल में समझ चुके। फिर भी क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बाद में आए तो उनके लिए अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको एनालिसिस करना, मैथमेटिकली कर सकते हो या ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? सिद्धांत ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नॉर्मली आप देखो, आप कोचिंग पर जाते हो तो नीचे स्टाफ बैठा हुआ रहता है, वो एडमिन डिपार्टमेंट है। वो आपको देखता है कि भाई आपकी फीस टाइम पर आई है कि नहीं, आपको नोट्स मिले कि नहीं, आप एब्सेंट है कि नहीं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें तो एडमिन डिपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कंट्रोल करता है। वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ कंसाइनी है, तो कंसाइनी ने या कंसाइनर की बात करें तो कंसाइनर ने गोडाउन की या फैक्ट्री के अलावा एक ऑफिस बना रखा होगा जहां उसके सुपरवाइजर और उसके जो मैनेजर्स है वो बैठे होंगे, वो देख रहे होंगे गुड्स रवाना हुआ कि नहीं, गुड्स पहुंचा कि नहीं, वहां से पैसा आया कि नहीं, कस्टमर क्या कंप्लेन कर रहे हैं, ये सब वो ध्यान रखते हैं। तो उसे आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो उनके लिए, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक आज हमारी कंसाइनमेंट की फर्स्ट डे की थ्योरी होती है। इसके बाद अभी हम कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर की बुक्स में किस तरह से जर्नल एंट्रीज करके अकाउंट बनाते हैं और कंसाइनी की बुक्स में किस तरह से जर्नल एंट्रीज करके अकाउंट्स बनाते हैं, वो कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही एंड करते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट। इससे पहले आपने कंसाइनमेंट की बेसिक जो थ्योरी है वो समझी थी। हमने समझा था कि किस तरह से एक प्रिंसिपल जिसे कि हम बोलते हैं कंसाइनर, वो गुड्स बेचता है, एजेंट जो कंसाइनी होता है वो गुड्स रिसीव करता है और उसे आगे सेल करेगा। सेल करने पर उसे अलग अलग तरह के कमीशन मिलते हैं, जिसमें कि नॉर्मल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन। फिर उसके बाद यहाँ पर मैसेज है दीप्ति का, सर अब से मैं रेगुलर रहूंगी, मेरे एग्जाम खत्म हो गए। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छे हुए एग्जाम। चलिए, तो अब वो 3 तरह के जो कमीशन लेता है उसमें पहला कमीशन होता है ऑर्डिनरी कमीशन, वो नॉर्मल कमीशन होता है, वो टोटल सेल पर दिया जाता है। फिर इसके बाद सेकंड कमीशन जिसे हम बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। ये कमीशन पेड डेट्स की रिस्क कंसाइनी शेयर करता है तो उसे दिया जाएगा। ठीक है, तो पेड डेट्स की रिस्क शेयर करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है उसे हम बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। थर्ड कमीशन होता है ओवर राइडिंग कमीशन, जो कि सेल को इंक्रीज करने या नए प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए जो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसके लिए दिया गया कमीशन होता है। ये सब बातें हमने क्या करा था, हमारे फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कंसाइनमेंट चैप्टर में अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है। यहाँ दो पार्टीज है, पहली पार्टी कंसाइनर, दूसरी पार्टी कंसाइनी। इनकी बुक्स में हमें एंट्रीज समझनी है, तो हम एक एक करके एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, जनरल एंट्रीज से शुरुआत करते हुए अकाउंट बनाएंगे हम। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, थोड़ा सा ऊपर हो गया। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, प्रिंसिपल की बुक्स में आपको जनरल एंट्रीज करनी है।
देखिए, मैं आपको पहले लेज़र अकाउंट बनाता हूँ इसका, कंसाइनमेंट अकाउंट, और उससे बताऊँगा कि एंट्रीज़ कैसे हुई होगी। ये लेज़र अकाउंट कैसे बना है एंट्रीज़ के थ्रू। तो यहाँ पर हम आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट पर। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। प्रिंसिपल जिसने कि काफ़ी सारा गुड्स खरीदा हुआ है, वो खुद भी सेल कर सकता है और वो अपने एजेंट्स को भी गुड्स भेजता है, ठीक है? अभी उसके एजेंट्स पूरे इंडिया में अलग-अलग जगह, तो वो अपने गोडाउन में काफ़ी सारा स्टॉक स्टोर करके रखा हुआ है, उसने जो गुड्स बनाया हुआ है, वो वहाँ रखा हुआ है। कुछ गुड्स कुछ स्टॉक वो अपने शोरूम पर भी लेकर आ जाता है। तो देखो, वो जो गुड्स परचेज़ करता है, चाहे शोरूम से अपने शोरूम से बेचे, चाहे अपने एजेंट के शोरूम से बेचे, परचेज़ करते वक़्त वो नॉर्मल एंट्री पास करेगा जो अपनी ऑर्डिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांज़ैक्शन है। आपके यहाँ पर जो 5 अलग चैप्टर है, अ, आपका जो 6th चैप्टर, उसमें 5 यूनिट है। तो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांज़ैक्शंस, जैसे एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, और कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग स्पेशल ट्रांज़ैक्शन के केस में कवर होती है। तो यहाँ आपको क्या है, जब वो पहली बार अपने लिए या अपने एजेंट के लिए गुड्स परचेज करेगा, तो नॉर्मल एंट्री जो आप पास करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू क्रेडिटर, उसने गुड्स परचेज किया, ये एंट्री पास करी, ठीक है? वो कैश में भी खरीद सकता है, वो उधार भी खरीद सकता है, और उसने गुड्स खरीदा। ये यहाँ पर कंसाइनमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये सारी उसकी ऑर्डिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एक एंट्री हो गई, बेसिक एंट्री गुड्स परचेज करने की। तो गुड्स परचेज करने की एंट्री, मान लीजिए 5 लाख रुपए का उसने गुड्स खरीदा, उसमें से कैश में खरीदा है 2 लाख रुपए का, क्रेडिट पे खरीदा है 3 लाख रुपए का, है ना? ठीक। अब ये सारा गुड्स उसके गोडाउन में है। अब उसके कंसाइनी का फोन आता है कि मुझे 2 लाख रुपए की कॉस्ट का गुड्स भिजवा दीजिए, मैं उसको सेल करूंगा, आपको पैसे भिजवा दूंगा। तो वो 2 लाख रुपए का गुड्स भिजवाने के लिए क्या करता है, अपने जो एम्प्लॉइज है उनको बोलता है, भाई जाओ गोडाउन से गुड्स जो है इतनी यूनिट ये वाली पैक कराकर यहाँ लेके आओ, या ट्रक में लोड करो। तो जब वो ट्रक में लोड कर रहे होंगे या उसके शोरूम पर लेकर आ रहे होंगे, तो एक एंट्री पास की जाएगी। जो परचेज है ना, जो नॉर्मल गुड्स था, वो कम होगा, और एक नए टाइप का गुड्स यहाँ पर क्रिएट होगा, जिसको हम नाम देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्योंकि ये गुड्स कहाँ भेजा जाना है, कंसाइनमेंट पर भेजा जाना है, इसलिए अभी इसका नाम चेंज किया जा रहा है, और गोडाउन से गुड्स निकालकर ट्रक में रखा जा रहा है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री जो पास होनी है, वो एंट्री पास करेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। बहुत सिंपल सी एंट्री है कि 2 लाख रुपए का गुड्स गोडाउन से उसने विड्रॉ किया, निकाला, और अभी ट्रक में रखवाने जा रहा है, या अपने शोरूम में लाके रखा है कि भाई ये वहां भिजवाना है। ठीक है, तो गुड्स का मोड चेंज हो गया। जैसे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तो जो गुड्स कम हो गया उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट, और जो गुड्स इंक्रीज हो जाएगा उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो अभी हमारा ये वाला गुड्स इंक्रीज हो गया जो ट्रक में रखा जा चुका है, ये गोडाउन में रखा हुआ गुड्स गोडाउन से कम हो गया। ठीक है, जब आप डोनेशन देते हैं तब भी इसी तरह की एंट्री करते हैं, डोनेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और परचेज को कम कर देते हैं। तो परचेज तो कम होना है, ठीक है, क्योंकि अब ये गुड्स किस नाम से जाना जाएगा,
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजा जाना है। यहाँ तक की एंट्री भी अभी आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन में यहाँ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम जो अकाउंट की बात कर रहे हैं वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। इस एंट्री में कहीं कंसाइनमेंट नहीं आया है और सेकंड एंट्री में भी कंसाइनमेंट नहीं आया है। तो अब आपकी जो थर्ड एंट्री होगी वहां से इस अकाउंट में पोस्टिंग शुरू होगी। तीसरी एंट्री, ये गुड्स भेजना है। जैसे ही आपने गुड्स भेजा, मैंने आपको बोला था जो गुड्स भेजा जा रहा होता है, भेजने से लेकर कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को और गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। उसे कंसाइनमेंट बोला जाता है। तो अब जैसे ही ये गुड्स रवाना होगा, हमारी एक एंट्री पास होगी कि भाई कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रुपए का? वही 2 लाख रुपीज। तो अभी हम ये बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे पलक पूछती है ये एंट्रीज किसकी बुक्स में हो रही है। पलक, सबसे पहले मैंने आते ही लिखा था इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये सारी एंट्रीज किसके बुक्स में हो रही है? कंसाइनर की बुक्स में। क्लियर? ठीक है, लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से। चलिए, अभी क्या है यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने गुड्स बनाया था कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नाम से, वो अब रवाना हो रहा है, यानी कि आपके यहाँ से निकल चुका है, गोडाउन से निकल चुका है, तो उसको तो कम करो। और क्योंकि रास्ते में जा रहा है तो इसे नाम देते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अभी आपकी एंट्री क्या होगी? ये गुड्स के टाइप्स चेंज हो रहे हैं। पहले आप उस गुड्स को परचेज बोलते थे, फिर उस गुड्स को आपने क्या बोला? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अभी क्या हो गया? वो कंसाइनमेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि पहली बार ये लेजर अकाउंट यहाँ पर आया जो हमें बनाना है, तो आपकी पोस्टिंग होगी इधर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। समझते जाना, इसी कॉन्सेप्ट पर जो भी हम समझ रहे हैं पूरा, उस पर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड है और मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं जो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुड्स भेजा गया है। देखो एक मिनट के लिए ये 3 एंट्रीज समझो, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले इन एंट्रीज की बात कर लो। अभी शुरुआत होती है हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट की। ठीक है, तो ये शुरुआत हो गई। सिद्धांत ने कहा है कि थर्ड एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट क्यों हुआ। देखो सिद्धांत, पहली एंट्री में परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपको गुड्स इंक्रीज हो रहा है परचेज नाम से। फिर आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बढ़ा, परचेज कम हो गया। अब ये एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है, आप ऐसे मानो। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करता हूँ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग अकाउंट समझने की बात करें कि ट्रेडिंग अकाउंट है और आप यहाँ लिखते हो टू परचेज, आप डायरेक्ट अगर समझे तो ये परचेज ही तो कम हो रहा है अल्टीमेटली, ये परचेज। ठीक है, यहाँ पर परचेज बढ़ा था, परचेज कम हुआ। आप अगर नॉर्मल कोर्स में जाते तो ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज करते हो। अभी आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट का जैसा स्पेशल अकाउंट बन रहा है। अब आप यहाँ पर टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट लिखने वाले हो। जो क्वेश्चन आपका है वही मैं आपसे रिपीट करता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज यहाँ पर हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। सिद्धांत का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढ रहे हैं हम कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है। दोनों का आंसर एक ही होने वाला है, बताइए। अब नॉर्मल अकाउंटिंग की बात करो, ट्रेडिंग अकाउंट आप सबने देखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज लिखते हो, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्यों करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, मोहम्मद ने एंट्री लिख दी, एंट्री ठीक है, डेबिट क्यों किया इसका रीजन हम बात कर रहे हैं। प्रांजल लिखते हैं एक्सपेंसेस है, और कोई ढंग का रीजन सोचो।
ट्रेडिंग अकाउंट इंक्रीज, परचेज डिक्रीज, ये कोई रीजन नहीं हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट इंक्रीज, परचेज डिक्रीज नहीं। चलिए और बताइए, फाइनल अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंटिंग को और क्लियर करें श्रुति, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ये पलक ने बोला है डेबिट द इंक्रीज इन द एसेट्स। सॉरी, देखो आप ध्यान से समझो, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप जब परचेज अकाउंट को क्लोज करते हो, परचेज अकाउंट को जब क्लोज करते हो, तो क्लोज करने के लिए जो ट्रांसफर एंट्री की जाती है, परचेज अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है अल्टीमेटली? परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। आपने इतना क्वेश्चन करे हैं 11th में, जिसको हम कह सकते हैं कौन सा अकाउंट था आपका, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। तो आपका ट्रेडिंग में परचेज, ट्रायल बैलेंस में परचेज लिखा हुआ होता था, आप कहाँ भेजते थे? परचेज अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप ट्रेडिंग में भेजते हो। ये आंसर है, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। तो आपने ट्रांसफर किया ट्रेडिंग में। ऐसे यहाँ पर आप सेल लिखते हो क्रेडिट में, सेल्स ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग में, तो आप यहाँ लिखते हो सेल्स, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये ट्रांसफर एंट्री। ऐसे ही क्या हुआ है, ये आपका जो कंसाइन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, इसको अल्टीमेटली आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि अब गुड्स रवाना हो गया। कहाँ चला गया हमारा? हमारा गुड्स रास्ते में जा रहा है, आपका कंसाइनमेंट बढ़ रहा है एक तरह का, ठीक है, और आपका जो गुड्स है वो खत्म हो रहा है। कौन सा वाला गुड्स? कंसाइनमेंट नाम का गुड्स बढ़ गया, जो रास्ते में जो प्रोसेस है वो बढ़ गई, और ये आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो कम हो गया। और भी लॉजिक बना सकते हो कि ये जो कंसाइनमेंट है ना, ये आपके यहाँ का ट्रेडिंग नहीं है, ये कंसाइनी के यहाँ का ट्रेडिंग है जो आपके लिए काम कर रहा है। तो आप अगर इसे अपने नॉर्मल ट्रेडिंग में काउंट कर लोगे, तो आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि आपने कितना गुड्स बेचा और कितना कमाया, और हमारे एजेंट ने कितना गुड्स बेचा और कितना कमाया। इसलिए एजेंट का ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना रहे हैं, हमारा हमारे यहाँ पर अलग बनेगा, ठीक है। तो एजेंट का ट्रेडिंग अकाउंट में हम कुछ गुड्स तो ट्रांसफर करेंगे ना उसको, तो आप ये गुड्स यहाँ पर भेज रहे हो, ये ट्रांसफर एंट्री हो गई कि आपका जो गुड्स था, जो आपने अलग निकाल दिया था, जिसका नाम दिया था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ पर? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चैप्टर आप सीए इंटर में भी समझोगे। ब्रांच अकाउंटिंग, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। ब्रांच जैसे ही तो हेड ऑफिस कंसाइनी, कंसाइनर, ब्रांच कंसाइनी जो एजेंट है, तो इस तरह से वहां पर भी अकाउंटिंग होती है। तो आप ये समझे कि आपका जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट था, उसे आप ट्रांसफर कर रहे हो कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली वो अब कंसाइनमेंट के लिए रवाना हो गया। जो आपके यहाँ गुड्स था वो कम हुआ, हमारा कंसाइनमेंट इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर आप कंसाइनमेंट लिखने वाले। क्लियर है? अच्छा, अभी निकलते वक्त गोडाउन से गुड्स निकलने से पहले या उसी समय वो एक एम्प्लॉइज इंश्योरेंस पेपर ला के देता है। किस चीज़ का? गुड्स के इंश्योरेंस का, ये इंश्योरेंस है, ठीक है। और कुछ फ्रेट वगैरह भी खर्चा हुआ है, वो भी पे करा है। ये सारे खर्चे कहाँ पर पे हो रहे हैं? ये सभी एक्सपेंसेस हो रहे हैं कंसाइनर के प्लेस पर, उसके गोडाउन पर, उसकी फैक्ट्री पर। तो इसे कौन पे कर रहा है? कंसाइनर। तो जैसे ही कंसाइनर ये एक्सपेंसेस पे करेगा, उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। ये वैसे ही हुआ जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो टू वेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो टू फ्रेट, टू कैरीज इनवर्ड। क्यों? क्योंकि जो आपने एक्सपेंसेस किया था उसे कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो आप? एक्सपेंसेस अकाउंट, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हो। ऐसे ही इसने जो एक्सपेंसेस किए होंगे, पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा, और फिर उस एक्सपेंसेस को आप ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ पर? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, जिसको इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट पे लेना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। यहाँ पे बैंक लिख के एक्सपेंसेस के नाम लिखेंगे, जो जो भी एक्सपेंसेस आपको दिए। इससे उस एक्सपेंसेस या उस कंसाइनमेंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट और इंक्रीज होने वाली। तो आप जो लिखते हो ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज, अभी मैं आपसे फिर पूछूंगा ये वेजेज यहाँ क्यों लिखते हैं, तो आप बोलोगे कि सर वेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक किया था, फिर वेजेज क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रांसफर करते वक्त एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज, तो ये वेजेज अकाउंट क्लोज हो गया। उसी तरह से जो भी कुछ कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है यहाँ पर
जो कि किससे रिलेटेड है, इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड। तो कंसाइनमेंट की कीमत और बढ़ती जा रही है, ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हम क्या करते हैं, परचेज से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस परचेज में इंक्लूड करते हैं, कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट में इंक्लूड करेंगे। ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, और प्रैक्टिकली सोचें, मान लीजिए ये अमाउंट है 30,000, दो एंट्री हुई है हमारी। गुड्स भेजते वक्त क्या एंट्री हुई है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं डायरेक्ट एंट्री लिखता तो आपको समझ नहीं आता, मैंने लॉजिक से बताया कि पहले खुद ने गुड्स परचेज किया होगा, फिर उसने गुड्स रवाना किया होगा, ठीक है। तो उस रवाना करने पर ये एंट्री पास हुई होगी, फिर एक्सपेंसेस जो है उसकी एंट्री है, ये एक्सपेंसेस किसके, कंसाइनर के। अच्छा, अभी ये हुआ होगा, उसने कहा मैंने देखो गुड्स डिस्पैच कर दिया है, कंसाइनर ने बोला कंसाइनी को आप कुछ एडवांस भिजवा दीजिए। उसने कहा ठीक है अभी अकाउंट ट्रांसफर देता हूँ। तो कुल मिलाकर उसका 230 था, उसने एडवांस भिजवा दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का एडवांस है। किसको पैसे मिलने वाले, कंसाइनर को पैसे आ गए। किसने दिए, उसके एजेंट ने। अब सोचो, आप एंट्री बनाओ, बिना एंट्रीज वहां नोट्स में देखिए, आप एंट्री बनाना सीखो, अपने आप आपको ये अकाउंटिंग समझ में आएगी। हम किसकी बुक्स में बात कर रहे हैं, किसकी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं, कंसाइनर की बुक्स में। कंसाइनर की बुक्स में एंट्री करते हुए कंसाइनर को क्या हुआ, पैसे रिसीव हुए, कितने, 1 लाख रुपीज एज ए एज एन एडवांस। एंट्री लिखो, क्या एंट्री होनी चाहिए, मैसेज करो फटाफट, पैसे आ गए, एडवांस आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू एजेंट, बिल्कुल सही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एजेंट, एजेंट का नाम लिख देंगे जो भी है। अभी एजेंट को हम प्रॉपर वर्ड लिखे तो कंसाइनी, पैसा बढ़ रहा है, पैसा इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अक्षत ने भी करेक्ट एंट्री लिखी है, उससे पहले शायद याशिका ने लिखी थी, वो भी करेक्ट एंट्री थी। तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आ गया, और टू एजेंट कंसाइनी, जो भी उसका नाम है वो नाम आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नाम दिए हुए रहते हैं इनके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो यहाँ पर आपको कोई पोस्टिंग नहीं करनी है। हाँ, ये पोस्टिंग आपको यहाँ कंसाइनी अकाउंट बनाना पड़ता है, मैं बना देता हूँ, क्योंकि फाइनली रिजल्ट ये निकलेगा कि कंसाइनर कंसाइनी को कितना पैसा भेजेगा एंड में, या कंसाइनी कंसाइनर को कितना पैसा भेजेगा, वो कैलकुलेशन होती है। तो आपको केवल दो ही अकाउंट बनाने होते हैं कंसाइनर की बुक्स में, नॉर्मल कोर्स में जो आप यहाँ करते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक अकाउंट और होता है कंसाइनी अकाउंट। अभी अभी जो एंट्री करी है एडवांस वाली, उसकी पोस्टिंग क्या हुई इस अकाउंट में, आप देखोगे तो आप देखोगे बाय बैंक एडवांस रिसीव, ठीक है, एडवांस रिसीव हमने कितना माना, 1 लाख रुपए। हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, जब आप एडवांस लेते हो तो लाइबिलिटी, हालांकि ये एडवांस हम वापस करेंगे नहीं क्योंकि हमने गुड्स भेज दिया तो गुड्स चला गया, पर फिलहाल एडवांस एडवांस की जगह क्रेडिट होगा, गुड्स गुड्स की जगह जाएगा, ठीक है। अब गुड्स पहुंच रहा है, अब गुड्स पहुंचने वाला है, तो कुछ खर्चे कंसाइनी को भी करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था कि ऑक्ट्राई ऑक्ट्राई जो आप बीच में रास्ते में लगने वाला जो टैक्स होता है, जिसको नॉर्मल कोर्स में चुंगी बोला जाता है, ऑक्ट्राई लगने वाला है। तो क्योंकि वो गया, ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस वो पे किया, और गुड्स को छुड़वा कर या लेकर आया, तो ये ऑक्ट्राई किसने पे करी, कंसाइनी ने। फिर उसके कुछ और भी चार्जेस लगे, ठीक, जैसे कि उस गुड्स को अनलोड करने के, ये भी किसने पे किया, कंसाइनी ने। तो कुछ एक्सपेंसेस अब किसे करने पड़ रहे हैं, कंसाइनी को। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे बताएं क्या ये कंसाइनी के खुद के एक्सपेंसेस हैं, या वो कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है। बिहाफ पे कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, आपने लिखा। तो ये उसे रिम्बर्स होना चाहिए, ये उसे वापस मिलेंगे, है ना, क्योंकि वो तो एजेंट है, उसके लिए काम कर रहा है, बस उसने उसके लिए एक्सपेंसेस किए कंसाइनर के लिए, तो वो वापस क्लेम करेगा। तो फिलहाल तो एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, किस बात के लिए, इस कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन्स के लिए, इस कंसाइनमेंट की वजह से। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, टू कंसाइनी, ये एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, ये कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए,
ठीक है, मान लीजिए 20,000 पे किए तो ये रियम्बर्स होंगे, उसको उसको मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, वो तो एजेंट है। एजेंट जो भी कुछ करता है वो प्रिंसिपल के लिए करता है। तो अभी ये एक्सपेंसेस भले ही उसने अपने पास से दे दिए, पर अगर हम यहाँ कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारे कंसाइनमेंट की वैल्यू बढ़ रही है और खर्चा बढ़ रहा है, उसे किया डेबिट, और ये पैसा हमें वापस लौटाना पड़ेगा। किसे वापस लौटाएंगे हम? ये पैसा हम लौटाएंगे हमारे एजेंट को, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, पहले के 1 लाख रुपए एडवांस आए हुए और अभी कंसाइनमेंट पर उसने एक्सपेंसेस भी कर दिया हमारे कंसाइनी ने, तो अभी हमारा 120 का पेमेंट उसको देना हो गया। प्रैक्टिकली चलते जा रहे हैं, गुड्स भेजा, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए, अब कंसाइनी ने भी एक्सपेंसेस कर दिए, हालांकि हमने एडवांस भी लिया हुआ था। अब क्या होगा, वो गुड्स बेचना शुरू करेगा। कौन? कंसाइनी। तो कंसाइनी जब गुड्स बेचना शुरू करेगा तो बेचते हुए पैसे अपने जेब में रखता जाएगा, हाथों हाथ कुछ दिनों के बाद इकट्ठा करके भेजेगा। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे सेल हो रही है और पैसे कंसाइनी के पास रखे हुए हैं, तो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मेरे पास मैंने इतना गुड्स भेज दिया है। आपको पता है वो जो इन्फॉर्मेशन देता है, डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? हमने पहली क्लास में समझा था, इससे पहले वाली क्लास में, कि जो कंसाइनी कंसाइनर को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है थ्रू ए डॉक्यूमेंट, वो आपने आंसर लिखा है, श्रुति ने, सपना ने, और उससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर लिखा है। तो ये कहलाता है आपका अकाउंट सेल। अभी किसी ने परफॉर्मा इनवॉइस लिख दिया, कंफ्यूजन है। देखो मैंने इसीलिए पूछा आपसे, आपने पहली क्लास या तो अटेंड नहीं करी या फिर आपने उसको रिवाइज नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट विच इज सेंड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर इज कॉल्ड अकाउंट सेल। और जो आप लिख रहे हो परफॉर्मा इनवॉइस, वो क्या होता है? ए डॉक्यूमेंट विच इज सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वो एक्चुअल बिल तो भेज नहीं सकता, क्योंकि अभी सेल तो हुई नहीं है। ठीक है, तो उस एक्चुअल बिल को नहीं बेचकर सिर्फ वो डिटेल भेजता है कि मैं कितनी यूनिट, किस क्वांटिटी की, किस साइज की क्या भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका परफॉर्मा इनवॉइस। चलिए, गौरव आप ही फोन कर रहे थे क्या? अभी आपका कॉल भी आ रहा था शायद। हाँ, तो अभी अभी आपने ज्वाइन किया है? आप कह रहे हैं सर एक बार एंट्रीज वापस बता दो। मैं बताऊंगा, एक बार ये पूरा हो जाए, मैं यहाँ जहाँ से आपने ज्वाइन किया वहाँ से आप कंटिन्यू करें, मैं सारी एंट्रीज बताऊंगा और फिर मैं आपको ये वहाँ पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा, इसीलिए रिकॉर्डिंग चला रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी हुई क्या, केवल ये जो एंट्रीज है इसकी हम बात कर लेते हैं। एक्सपेंसिव हो गया, प्रैक्टिकली हम चल रहे हैं, गुड्स आ चुका है, यानी गुड्स भेज चुके हैं हम। कंसाइनर के यहाँ से बात करें तो कंसाइनर ने उस पर लगने वाला जो भी कुछ एक्सपेंसेस है वो कर लिया, कंसाइनी ने भी एक्सपेंसेस कर दिया, गुड्स अब कंसाइनी के गोडाउन में है। वो बेचना शुरू करता है, बेचकर पैसे जेब में रखता जाता है, अपने पास रखता जाता है, और इन्फॉर्म करता है कि मैंने इतने रुपए का गुड्स बेच दिया। तो हम मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है उस टोटल गुड्स में से उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो भी लिखेंगे अभी बाद में मैं आपको एंट्रीज बनाना बताऊंगा, आप एंट्रीज लिखेंगे शायद वो सही भी होगी आप जो बनाएंगे। उसने गुड्स बेचकर पैसे अपने पास रखे, किसने? कंसाइनर। उसका अमाउंट लिखते हैं, मान लीजिए 220, 2,20,000 का गुड्स बेचा, अभी पूरा नहीं बेचा, कुछ गुड्स बेचा, ऐसा मान लेते हैं कि 3/4 गुड्स, 75% गुड्स उसने 220 पर सेल कर दिया। अब आप प्रैक्टिकली सोचो एंट्री बनाने के बारे में, पैसा किसके पास रखा हुआ है? कंसाइनर के पास। ये पैसा किसका है? कंसाइनर का। ठीक है, हमारा पैसा है। ठीक है, कंसाइनर का पैसा है। तो अभी कंसाइनर की बुक्स में क्या इफेक्ट आना चाहिए? उसका ये कंसाइनमेंट बिक गया। ठीक है, ये वाली जो चीज थी कंसाइनमेंट, जिसको वो एक्सपेंसेस कर रहा था, जिसको वो बढ़ा रहा था, गुड्स कम हुआ, ये तो ये एक तरह का कंसाइनमेंट जो स्टॉक था वो बिक चुका है। ठीक है, तो अब इसे रिड्यूस करने की बारी है। और पैसा नहीं आया, पैसा हम मांग लेंगे, उससे लेंगे, किससे? हमारे एजेंट से। तो उसे क्या बना लेंगे, अभी उससे पैसा लेना है तो उसे क्या बना लेंगे? डेटर्स।
और हमारा गुड्स चला गया। जैसे आप नॉर्मल एंट्री करते हो ना, डेटर्स टू सेल, तो यहाँ सेल नहीं करके ये वाला ही कंसाइनमेंट है, ये बढ़ रहा है तो डेबिट, ये कम हो रहा है तो क्रेडिट। कंसाइनमेंट बिक गया तो कम हो गया। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री सोचो, हमारा कंसाइनमेंट कम हो चुका है और हमें पैसा लेना है। किससे पैसा लेना है, हमारे डेटर्स से। कौन है यहाँ पर डेटर्स, कंसाइनी। बिल्कुल सही एंट्री बनाई है यहाँ पर याशिका ने, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिखोगे आप सेल्स। सेल्स प्योर सेल्स नहीं लिखना है, सेल लिखने के लिए आपको नॉर्मल अकाउंट में जाना होता है। यहाँ हम स्पेशल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। ये कंसाइनमेंट था, ये गुड्स था, ये बिका तो इसे कम करो, ये बढ़ रहा था तो इसे क्या करोगे, आप डेबिट करते जाओगे। तो यहाँ पर आपका कंसाइनी अकाउंट, यानी कि आपको उससे पैसे लेने, मैंने क्या बोला था 220, ऐसा मान लो। आप इसकी कैलकुलेशन मत करना कि ये कैलकुलेशन है और 3/4 मैंने जो बोला 75%, तो इसका 75% निकालो। प्रॉफिट भी कोई चीज़ होती है, प्रॉफिट भी ऐड किया होगा ना, आप अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं बेचते। तो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आंसर आ रहे हैं तो आप इसका टोटल करो, फिर उसका 3/4 करना शुरू करो। तो हमने 220 पर बेचा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो ऐड किया होगा वो परसेंटेज क्वेश्चन में दी रहती है। अभी फिलहाल हम ऐसा मानते हैं कि इतने पे बेचा है, 220 पे बेचा। तो जैसे ही गुड्स बेचा, कंसाइनी बोलेगा मेरा कमीशन, मुझे इतना कमीशन चाहिए। अच्छा पहले इसकी पोस्टिंग कर ले, कंसाइनी से इतना लेना था, ये पे करना था 120। अभी उसने गुड्स बेचकर पैसा अपने पास रख लिया, किस चीज का, कंसाइनमेंट का। तो आपकी जो एंट्री का इफेक्ट यहाँ है उसका दूसरा इफेक्ट किया जाएगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 220। हमें इतना पैसा देना था, 120 देना था उसको कमीशन और एडवांस का। अभी उसने गुड्स बेचकर अपने पास पैसा रखा हुआ है कितना, 220। तो नेट अभी तो हम उससे मांगेंगे उल्टा, ठीक है। अच्छा, वो क्या बोलेगा, देखो मैंने आपके लिए गुड्स बेचा, मुझे मेरा कमीशन दो। कमीशन क्या रहेगा, हमने मान लिया कि कमीशन है 10%, तो 10% का कमीशन, कमीशन भी तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो अभी आप यहाँ पर लिखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये कमीशन हमें किसको देना है, कंसाइनी को। तो वापस से कंसाइनी को क्या करेंगे, क्रेडिटर बनाएंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, 22 लिख रहा हूं मैं, 22, ठीक है। लॉजिक रीजन समझे, मैं आपको इसका रीजन बताऊं। नॉर्मल कोर्स में कंसाइनर ने कमीशन की एंट्री बुक करी होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी 22,000, ये कमीशन एक्सपेंसेस है और मुझे कंसाइनी को अभी पे करना है, तो मेरी लायबिलिटी है। तो एक्सपेंसेस को डेबिट और लायबिलिटी को क्रेडिट करा। और आपको पता है, अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग में होते तो कमीशन को पीएनएल में भेजते, पर क्योंकि आप स्पेशल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये कमीशन जो है कहाँ पर जाएगा, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो इस अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस डेबिट और होने वाली रेवेन्यू क्रेडिट, जिससे कि आपको पर्टिकुलर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन जो कंसाइनी के साथ में किए गए उस पर होने वाला प्रॉफिट क्या होगा वो पता चलेगा, ठीक है। तो अभी आप इस कमीशन को भेजोगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, टू कमीशन। तो देखिए, कमीशन से कमीशन अगर कट कर दो तो फाइनली एंट्री क्या बनती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। हमें यहाँ फाइनल एंट्री करनी होती है। तो मैंने आपको लॉजिक बताया समझाने के हिसाब से। आप देखो, एक्सपेंसेस टू लायबिलिटी, कमीशन टू कंसाइनी, और फिर उस एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया पीएनएल में। यहाँ पे पीएनएल यूज नहीं किया जाता है, नॉर्मल अकाउंटिंग में पीएनएल किया जाता है, स्पेशल स्पेशल अकाउंटिंग है। तो आप यहाँ लिखोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, इक्वल हो गया, उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है। और अब आपका कंसाइनमेंट टू कंसाइनी अकाउंट बचा, तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और इधर भी आप लिख दोगे बाय कमीशन 22।
ठीक। अब जो क्या-क्या चीज़ें अब आप देखोगे ना तो बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है। पर वो ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन थे और ये स्पेशल ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसे हमने कंसाइनमेंट नाम दिया। देखिए आपका परचेज़ आ गया, आपके होने वाले जो कुछ एक्सपेंसेस है वो सब यहाँ आ गए, एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस है। इस कंसाइनमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस जिनको हम कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल आ गया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक था नहीं, मान लीजिए अभी शुरू किया हमने, तो परचेज आ गए, एक्सपेंसेस आ गया और सेल आ गया। तो अभी क्या क्या चीजें बची हुई है? क्या दो चीजें बाकी बताओ? अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है तो हमारी क्या दो चीजें बाकी? इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? आपका ग्रोस प्रॉफिट, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से होने वाला प्रॉफिट। तो एक तो आपको क्लोजिंग स्टॉक, एक आपको प्रॉफिट चाहिए, होगी अकाउंटिंग। तो अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए बहुत थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उस कॉन्सेप्ट को हम कल की क्लास में समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। वो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर फिलहाल हम मानते हैं कि उसके पास रखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक विद कंसाइनिंग, नीचे लिखते हैं 60,000 है। 60,000 का उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है, या थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो लॉस में चला जाएगा ये। 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। हालांकि क्लोजिंग स्टॉक बहुत स्पेशल तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उस पर आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पर मैंने माना कि 1 लाख रुपए का बचा हुआ है, तो आप यहाँ लिख लें। जैसे आप ये लिखोगे स्टॉक विद कंसाइनी, आपको इस अकाउंट में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, ये स्टॉक है, कंसाइनी के पास भले रखा हुआ है और ये कंसाइनर का, तो उससे पैसे नहीं मांग सकते आप, क्योंकि ये है ही आपका, है ना, कंसाइनर का ही। तो ये आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे कि कितना बैलेंस बचा हुआ। तो ये आ गया आपका 420, 320, 320 यहाँ पर टोटल। और 320 के बाद 320 माइनस 2 लाख रुपीज़ की कॉस्ट, 30,000 का एक्सपेंसेस कंसाइनर का, फिर आपका 20,000 का और 12,000, 22,000। तो जो प्रॉफिट बच रहा है वो 48,000। तो इस ट्रांजैक्शन पर जो कि हमने कंसाइनी के साथ किया है, कुछ गुड्स उसको भेजे। मान लीजिए ये सारे ट्रांजैक्शन एक वीक में होने वाले, वीकली ट्रांजैक्शन है, तो एक वीक में 48,000 वो कमा रहा है, जो गुड्स उसका कंसाइनी भेज रहा है। कंसाइनी को क्या मिला? 22,000 का कमीशन। तो एक सप्ताह में उसने कितना कमाया? 22,000। इसने, ओनर ने कितना कमाया? 48। अच्छा, कितना पैसा उससे लेना है इस वीक, उसकी हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जहां जहां भी कंसाइनी आया वो चेक कर लो। कंसाइनी 220, 220, इधर कंसाइनी आया 20,000, फिर इधर आया 22,000, और ये 1 लाख रुपए का एडवांस था। तो अभी यहाँ पर इस अकाउंट में फाइनली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना अमाउंट कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा, वो इस अकाउंट से दिखेगा। देखो 220 की सेल करके उसने पैसा अपने पास रखा हुआ है, हालांकि उसने एडवांस 1 लाख दिया था, उसके बाद उसका एक्सपेंसेस भी हो गया था जो हमें रियम्बर्स कर रहा है, और 22,000 उसका कमीशन बनता है। तो हम कहेंगे भाई ये पैसा बनता है, आपने अकाउंट सेल भेजिए, अमाउंट भेजो। तो वो अगर अमाउंट भेज देगा तो हम टू बैंक करेंगे, और अगर अमाउंट नहीं भेजा तो हम उसको अभी बाकी बैलेंस दिखा देंगे। देखिए टू बैंक ही नहीं, बाय बैंक करेंगे, पैसा आ गया। तो यहाँ पर आया 220 माइनस 1, -20 -22, तो हमें उससे पैसा लेना है 78,000। ध्यान देंगे, अगर वो पैसा दे देता है, हमारा डेटा उसे दे देता है, तो यहाँ बैंक लिखेंगे। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं कि उसने पैसा दिया या नहीं, तो आप यहाँ पर बैलेंस CD भी लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैलेंस CD। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 78,000। तो ये प्रैक्टिकली समझने लायक चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है।
एक बार मैं फास्ट पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ, और जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाए थे, लेट ज्वाइन कर पाए, वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर भी वहाँ पर अपलोड है कंसाइनमेंट से रिलेटेड। फिलहाल तो देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा कंसाइनर की बुक्स में, तो सबसे पहले ये एंट्री आपको करनी नहीं होती है, पर ये मैं आपको लॉजिक के लिए बता रहा हूँ। उसने पहली एंट्री करी होगी, गुड्स परचेज किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर, उधार नगद जैसे भी परचेज करें। फिर उस गुड्स परचेज को उसने अलग से निकाला और उसको नाम दिया कि भाई ये वाला पर्टिकुलर गुड्स है, इसको भिजवाना है आपको। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर गुड्स भिजवाना है, तो उसको हमने अभी डेबिट किया और हमारी परचेज कम कर दी। परचेज नाम का गुड्स कम, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नाम का जो स्टॉक है उसे बढ़ा दिया। फाइनली एंट्री अब शुरू होगी, भेज दिया हमने, कहाँ भेजा, कंसाइनमेंट पर, तो कंसाइनमेंट बढ़ गया हमारा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये गुड्स जो डेबिट हुआ था ये खत्म। अब किसका रोल शुरू हो गया, कंसाइनमेंट का, ये एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, एक्सपेंसेस करने पड़े भेजते हुए, इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस हो सकता है, या फिर वो जो आपको लोडिंग आपने लोड करवाया उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो डायरेक्ट किसने पे किए, कंसाइनर। तो अपने पास से हाथों हाथ पैसा कम होने वाला है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी क्यों करना पड़ा, कि उसने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, जैसे उसने वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया होगा, या फिर जो है अनलोडिंग चार्जेस पे किया होगा, तो इस तरह के एक्सपेंसेस उसने पे किए। तो अब उसने यहाँ पर पे किया, तो आपकी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो यहाँ पर कंसाइनमेंट टू कंसाइनी एंट्री होगी। इस बीच उसने एडवांस भी दिया हुआ है कंसाइनी ने, तो एडवांस हमारे पास आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। अब जब गुड्स उसके पास तक पहुंच गया, वो एक्सपेंसेस कर चुका है, गोडाउन में अनलोड हो चुके हैं, तो बेचना शुरू करेगा। जैसे ही बेचेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी को इंक्रीज करो, क्योंकि ये पैसा हमें कंसाइनी से लेना है, और किस बात का, हमारा कंसाइनमेंट कम हो चुका है। ठीक है, तो आपकी एंट्री ये हो गई यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब उसने जैसे ही बेचा, वो कहेगा कमीशन, तो कमीशन दो उसको। तो अभी दिया नहीं है, क्योंकि हम फाइनली सेटल करते हैं सारा पैसा, क्या लेना है क्या पे करना है। कमीशन हमारा एक्सपेंसेस, उसको बुक करें, कंसाइनमेंट पर होने वाला एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट को बढ़ाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, ये 22,000 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आप लिखोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन। अब आपको दो चीजें बची रहेगी, एक प्रॉफिट ये, और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो हम देखेंगे बाद में। अभी मान लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ वन, वन लिखते ही यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 48,000। ये 48,000 है, ये प्रॉफिट कमाया है कंसाइनर ने, उसने कमीशन कमाया 22। हालांकि उसने केवल इतने पैसे या इतने एक्सपेंसेस उसके बनते थे, और 220 की सेल करके अमाउंट जेब में रखा हुआ है, तो अब उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो इतना पैसा भेज दे। तो हमें हमारे डेटर्स कंसाइनी से कितना पैसा लेना है, 78,000। ये प्रॉपर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जनरल एंट्रीज के चांसेस कम रहते हैं, आपको लेजर अकाउंट पूछा जाता है। तो इसका हम इलेस्ट्रेशन नंबर 1 वो स्टार्ट करेंगे, एक बार आप पढ़ के आना। हालांकि आप जब उस इलेस्ट्रेशन नंबर 1 को पढ़ेंगे, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन आपको बताई नहीं कि कैसे की जाती है। फिर भी वो पेंडिंग रहेगी, बाकी एंट्रीज आप पढ़ के देखो, कल हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो पहले ही पढ़ के आओगे आप लोग। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम कल मिलते हैं, आज यही रोकते हैं क्लास को।